हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरी 12th क्लास है और हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर आपका 6 देख रहे थे। और 6 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप को हम लोग पढ़ रहे थे। सबको अच्छे से जान चुके हैं कि किनको हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं, किनको जो हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप है उनको हम कहते हैं। ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी, कौन कौन सेक्टर आता है और फिफ्थ में भी कौन कौन सा हम आपके सेक्टर में ऐड करते हैं। क्लियर है? तो कल हम वाणिज्यिक ये सारी चीजों को आपका परिवहन, थोक, संचार, दूरदर्शन, यह तक आपका डब्बे वाले की सर्विस तक आपका देख चुके थे। आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपका पर्यटन के, और पर्यटन में भी हम बेसिकली कुछ पार्ट को बेसिक फंडामेंटल इसमें देख चुके हैं कि हमारे यहाँ पर्यटन कितना है। घरेलू जीडीपी में 40% इनकम है, लगभग 25 करोड़ का बिजनेस है ये, उससे ज्यादा का बढ़ा है। और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ लोग क्या होते हैं जो आपका टूरिज्म करने के लिए आते हैं, वो आपका टूरिज्म में आपका कुछ भू आकृतियों को देखने के लिए आते हैं। जैसे आप किसी वाटरफॉल को देखने के लिए चले जाएं, आप किसी झील को देखने के लिए चले जाएं, आप समुद्र को देखने के लिए चले जाएं, कोई यूनिक स्पीसीज है उसको देखने के लिए चले जाएं, कोई यूनिक स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए चले जाएं। ऐसा ही हमारा कुछ होता है, हमारे कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल आपका पहले से मूवमेंट होता है। कोई महल देख लिया है, कोई कला है, कोई पेंटिंग है, कोई डिजाइन है, कोई केव्स है यानी गुफा है, आप उनको देखने के लिए चले जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी पार्ट ऑफ टूरिज्म है, लेकिन किस टूरिज्म को देखने के लिए पब्लिक जा रही है ये सारा नोटिफाई किया जाता है। कह रहे भूदृश्य कई लोग आकर्षण करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ है कि पर्वत, झीलें, दर्शन, समुद्री तट, समुद्र द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य है। इतिहास एवं कला किसी क्षेत्र के इतिहास और कला को संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों के प्रभावित जगह पर रहते हैं, किलों और महलों और गिरजाघर का आनंद उठाते हैं। आप किसी जगह जाते हैं, कोई एंशिएंट आपने अपने किला देखा, आप देखकर कहते हैं वाह क्या किला है, कितना अच्छा बना हुआ है, क्या यूनिक इसकी क्वालिटीज है। तो ये सारी चीजें हम लोग सोचते हैं। महलों के बारे में बात करते हैं, गिरजाघर के विषय में बात करते हैं और इनको सबको आपका देखते हैं। बात कर रहे हैं संस्कृति और आपका अर्थव्यवस्था की, कैसा कल्चरल है, कैसी संस्कृति है, हेरिटेज बेसिकली कैसा है, इन सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मानवीय जाति और स्थानीय रीति को पसंद करने वाले पर्यटक सुलभता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरत को सस्ते दाम पर पूरा करता है तो अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है, और घरों में रोकना एक लाभदायक आपका व्यापार बनकर उभरा है। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में आपका मेडिकेरे और कुर्लूल, ये सारी चीजें हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जो हमारे यहाँ आपका बेसिकली फंडामेंटल्स में आकर उभरी हैं और हम इनको गौर करके आपका देख रहे हैं, ठीक है, और उन पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, कह रहे हमारे यहाँ जो आपका भारत में समुद्र पार जो हेल्थ की जो आपका सर्विसेज हैं उनका क्या एक डाटा है, कुछ देखते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए लगभग 55,000 रोगी भारत आए। तो क्या आप जानते हैं भारत में जो है इलाज सस्ता है। अब आप कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, भारत में इलाज महंगा है। लेकिन हमारे लिए महंगा है, लेकिन जो व्यक्ति डॉलर में कमा रहा है अगर वो भारत में ट्रीटमेंट कराएगा तो उसके लिए सस्ता है। मान लीजिए उसके यहाँ कोई जो इलाज है वहां के पैसे मान लीजिए 60-70 लाख रुपए, शायद भारत में वही पैसा उतने डॉलर में यहाँ वो 4 ऑपरेशन करा ले, वहां एक भी ना हो। तो इसलिए क्या होता है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आपका जो है हेल्थ टूरिज्म के नाम पर इंडिया आते हैं और आपका वीजा भी लगता है हेल्थ टूरिज्म का। वो किसी दिल्ली में, चेन्नई में, कर्नाटक में और गुरुग्राम जैसे हॉस्पिटल में आते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना ऑपरेशन कराते हैं, या कोई उनको उपचार है, कोई टेस्ट वगैरह है जो महंगे हैं उनके देश में। और आप जानते हैं कि जो भारत के डॉक्टर हैं उनका वर्ल्ड में नाम है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है,
कि भारत के डॉक्टर का दुनिया में नाम है और भारत में बेड़ा गर्क है। क्लियर है? अब इस तरीके से लोग हेल्थ आपका टूरिज्म के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य सेहत सेवाएं के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों कार्यक्रम सस्यलोका की तुलना में संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश उभर रहा है। महानगरों की अवस्थिति विश्वसनीय अस्पताल संपूर्ण रोगी के उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन के अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। कह रहे हैं ये ऐसे सेक्टर हैं जहां बहुत सारे जो आपको लाभ के सेक्टर हैं ये आपको दिखाई दिए और आप इनको अच्छे से देख सकते हो। कह रहे हैं कि चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों के अलावा कुछ डाटे, कुछ चीजें हैं जिसमें बनाई गई हैं और वो आपको इनमें देखने चाहिए। कह रहे भारत में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अस्पताल और बिंबों के जो अध्ययन से और हमको चुंबकीय अनुबंध के इन परासप जो आपके परीक्षण हैं इनसे विशिष्ट हमको जानकारियां, चिकित्सा सुविधाएं, बाह्य स्रोत में आपके गुणवत्ताओं के सुधार करने हेतु विशिष्ट सेवा उपलब्ध कराई है और हमको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली। और आप देखेंगे कि जब आपका चिकित्सा उपचार अंतर्राष्ट्रीय आपका गतिविधि से संबंध कर दिया जाए तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि चिकित्सा पर्यटन क्या है, कि जब उपचार के को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि के से संबंध कर दिया जाता है उसी को हम कहते हैं कि भैया ये हमारे यहाँ चिकित्सा आपका पर्यटन है। तो अब तक हम इसमें जितना भी था आपका तीसरे नंबर का जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के जितने भी पार्ट हैं, होल पार्ट को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर एक एक चीजों को, चाहे संचार हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, उनको हम आपका टूरिज्म को आपका देख चुके हैं। कुछ बैंकिंग वैंकिंग है हम लोगों ने उसमें नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेन है इसी के पार्ट में हम देख लिया। और फोर्थ और फिफ्थ की बात करेंगे, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ से आगे बढ़ने से पहला थर्ड में कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का हो, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आपका फोर्थ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में शुरू होना है। चलिए, तो किसी बच्चे का कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं चतुर्थ आपके क्रियाकलाप। तृतीयक को हम देख चुके हैं। अभी तक हम जनरल रूप में तीनों को ही पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हम फोर्थ क्वाड्रेंट या फोर एक्टिविटीज में हम लोग किन चीजों को ऐड ऑन करेंगे थोड़ा हमको देखिए। कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी, उसको हम कहते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तथा चिकित्सीय प्रतिलेखक यानी कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच क्या सामान्यता है? ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है, जहां से ज्ञान का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम में विभक्त किया जाता है। इसको करते हैं हम फोर्थ और फिफ्थ जो है उसमें हम लोग आप इसको विभक्त किया जाता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ निम्न है। करे सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन, प्रतीक और सूचनाओं का उत्पादन हमने इसके अंतर्गत आपका देख लिया है। ठीक, क्या क्या है इसके अंतर्गत? फोर्थ में आपका इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, प्रोडक्शन है, और इंफॉर्मेशन का जो आपका प्रोडक्शन हम लोग करेंगे में चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास में आपका केंद्रित होते हैं। ठीक, और विशिष्ट ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय आपका समर्थन का संबंध सेवा के नूतन के रूप में आपका देखा जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे आर्थिक वृद्धि के आधार पर प्रत्येक सेक्टर के साथ आपका चतुर्थ सेक्टर में भी सभी प्रकार के आपका प्राथमिक और द्वितीय
रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं को आधे से अधिक कर्मियों के साथ क्षेत्र में कार्यरत है, परस्पर कौशल है, यानी कि म्यूचुअल चीजें कैसे हैं, और प्रबंधनों के लिए परामर्शदाताओं में, सॉफ्टवेयर मांगों में, अति उत्पादकता में, कार्यालय भवनों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कक्षाओं में, अस्पतालों में, डॉक्टरों में, रंगमंचों में, इन सब चीजों में, फार्म करने में, इन सब चीजों को आपका अच्छे से आपका देखा जाता है। हम इनकी बात करते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको अब कह रहे हैं कि पंचम क्रियाकलाप उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें से ज्ञान आधारित उद्योग सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं, जो सूक्ष्म अंतर है। इनमें क्या है? सूक्ष्म अंतर है। पंचम क्रियाकलाप में वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उसके पुनर्गठन, व्याख्या, आंकड़ों तथा प्रयोग और आपका नई प्रौद्योगिकी के साथ मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। स्वर्ण कलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक क्षेत्र है और उपभाग भी है, और कह रहे हैं जो वरिष्ठ व्यवसाय कार्यकारी हैं और जिनके सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों और वित्त परामर्श इत्यादि की विशेषताओं पर, वेतन कुशलताओं पर, इन सब चीजों पर है। और आपका नूतन अर्थव्यवस्था की संरचना में उनका महत्व और उनकी संख्या कहीं अधिक जो है ये आपको दिखाई देती है, और कहीं अधिक ये सारी चीजें आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगी। ठीक है। अब कह रहे हैं बाह्य शोधन के परिमाण में भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलिपीन, कोस्टारिका बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खोल रहा है। कहाँ खुल रहे हैं? भारत, चाइना, यूरोप और इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में सर्विस कॉल सेंटर, यानी कि कंपनी कहीं की है, हम इसको बेसिकली शब्द में बोलते हैं बीपीओ। एक होता है केपीओ। तो केपीओ और बीपीओ में अंतर है। ठीक है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है बीपीओ की। ठीक है। अब देखिए, इनमें किसी देश में काम उत्पन्न हुआ है और बाह्य स्रोत, यानी कि वो काम हम आउटसोर्स से करवाते हैं। बाह्य स्रोत का मतलब क्या? आउटसोर्सिंग। और उन देश में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रमगार है। अब देखिए, आपके यहाँ कोई कंपनी है, मान लीजिए ABCD, कोका कोला, पेप्सी, जो भी कंपनी आपको माननी है मान लीजिए, वो कंपनी है। मान लीजिए वो कंपनी यूरोप की है। उसके लिए आपका सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। सर्विस मतलब कोई भी शिकायत होगी कंज्यूमर की, कोई कुछ होगा तो वो लोग आपको कॉल करेंगे। उस कॉल का निदान आपके पास होना है। उस कॉल के निदान के लिए अगर ये लोग क्या करते हैं, अपने देश में वो कॉल सेंटर ना बनाकर दूसरे जो आपका देश है वहां पर भेज देते हैं कि भैया हमारी कॉल आएगी, इतने रुपए इस कॉल के हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा। फिर क्या होता है? अब पे आउट मिलने की बात तय हो गई, चलो वो भी ठीक है, पे आउट तक। अब इस पे आउट में क्या रखा है? सबसे बड़ी बात क्या है इस पे आउट के अंदर, कि अगर ये अपने देश में करा रहे हैं तो वहां कॉस्ट बहुत महंगी है, और यही काम अगर भारत, चाइना और साउथ वेस्ट एशिया की अगर कंट्री करती है आउटसोर्स से, वहां बहुत सस्ता है। तो इसलिए वो यूरोपियन देश कहाँ दे देते हैं? सब सारी इन कंट्री को दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं? इन सारी चीजों का आउटसोर्स करवाते हैं, और वहां सस्ता, कुशल कुशल मतलब स्किलफुल चीजें हैं और सस्ते हैं। उत्तर देश में क्या होता है? आपका आउटसोर्स के द्वारा काम किया जाता है, और इन देशों के प्रवास कम हो सकता है, और बाह्य देशों में अपने काम की तलाश में युवा क्या है, ये प्रतिरोध झेल रहा है। ठीक। और इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी हो रही हैं। और आउटसोर्स के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है, और पन सेवाओं की नवीन प्रौद्योगिकियों में ज्ञान प्रशिक्षण शोषण ये हो रहा है, और होम रोलिंग आपकी हो रही है। और बाह्य आप देखेंगे इन सब चीजों में विकल्प उभरा है, और ज्ञान, बाह्य आपका शोषण जो है, उद्योग प्रकरण और आपका बीपीओ
से भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान आपका चीजें हैं, और आप देखेंगे इनमें आपका जो है प्रकरण बाह्य स्रोत कंपनियों के अतिरिक्त आपका बाह्य अवसरों से उत्पन्न करने वाले के लिए सक्षम है, और ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोत से उत्पन्न अनुसंधान, विकास क्रिया, ई लॉगिंग और व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय सेक्टर, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका चल रही हैं और इसके अंतर्गत आपका हो रही हैं, और आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और इन पर बात कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये आपको थोड़ा सा सोचना। अब बात कर रहे हैं कि आप किसको कह रहे हैं? आउटसोर्स, बाह्य स्रोतन, यानी कि आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब है ठेका देना, यानी कि क्षमता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी भारी अभिकरण मतलब कोई संस्था को काम हम सौंप देते हैं। जब कोई आउटसोर्स का कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसी को अपरतन यानी कि ऑफशोरिंग यानी कि आउटसोर्स कहा जाता है, ऑफशोरिंग कहा जाता है। यदि दोनों अपरतन और बाह्य स्रोत का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है तब उनका व्यापारिक क्रियाकलाप बाह्य स्रोत कहलाता है। उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की सहायता, कॉल सेंटर सेवाएं, कई प्रकार के निर्माण अभिकेंद्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक, आंकड़ों का प्रक्रम एवं सूचनाएं प्रौद्योगिकी से आपका संबंधित है। ये एक सेवा है, इसमें आसानी से आपका एशिया, पूर्वी अफ्रीका और क्रियान्वित चीजें हैं, इनमें की जाती हैं। इन देशों में विकसित देशों की में अपेक्षा कम प्रासंगिक और अंग्रेज जैसी भाषाओं में अच्छी निपुणता में ये सारी सूचनाएं आपका ले लेती हैं। ठीक, और हैदराबाद और मनीला में स्थापित है। हैदराबाद आप जानते हैं, ठीक, और ये आपका फिलीपींस की कैपिटल है, मनीला में स्थापित है। और एक भौगोलिक कंपनी सूचना तंत्र यानी कि इंफॉर्मेशन फिजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बेसिस है, जो यूएस अथवा जापान जैसे देशों में काम करती हैं, से संबंधित इनको आपका समुद्र पार क्रियान्वयन चाहते हैं। भारत, चीन, यहाँ तक कि अफ्रीका में काम करना सघन है। जनसंख्या देश बोत्सवाना है, उसके ऊपर बहुत कम लगे रहते हैं, और ये सेवा आपकी ये सारी चीजें क्या है इसमें लाभप्रद है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इनको देखा जाता है। और इसके बाद है अंकीय विभाजन। तो अंकीय विभाजन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बताइए मुझे, आउटसोर्स आपको समझ आया नहीं आया? बेसिकली आउटसोर्स है क्या? अब आप देख रहे हैं आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, यूएस की कोई कंपनी वो डाटा भेजती है और कोई भी भारत का व्यक्ति बैठा गांव में, लड़का है, बच्चा, उसको सॉल्व करके उनको चीजों को सही रूप में बनाकर उनको वापस देता है और उसको काम करने को पैसे देते हैं। यही क्या है? बेसिकली एक आउटसोर्स है। चलिए, तो ये था आउटसोर्सिंग बेस। अब थोड़ा हम समझते हैं न्यूमेरिक विभाजन क्या है। देखिए, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी पर बेस आधारित अवसरों पर ग्लोबल असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, विभाजन है। देश में विस्तृत राजनीतिक एवं सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है, और ये क्या कह रहे हैं? निर्णायक निर्धारक कण बनता है। इन देशों में आपका शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंचाना लाभ कमा सकता है, और विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि विकासशील देश को आपका पिछड़ गया है। इसी जो है अंकीय जो आपका विभाजन है इसे कहा जा सकता है। इस प्रकार आपका भीतर के अंकीय विभाजन विद्यमान है। उदाहरण के लिए भारत और रूस जैसे विशाल देशों में यह असंभाव्य महानगरीय जैसी निश्चित क्षेत्र पराधीन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ संबंध, बेहतर संबंध और उस पर पहुंच गई। तो बेसिकली क्या है अंकीय विभाजन? क्या है कि जब विकासशील देश आपके पिछड़ गए हैं, इन्हीं को अंकीय विभाजन कहा जाता है। क्लियर है? विकासशील देश का पिछड़ना ही आपका अंकीय विभाजन है, जबकि सब विकसित देश आगे बढ़ रहे हैं और ये थोड़ा आपका पिछड़ गए। ठीक है, आगे देखिए। तो यहां तक
चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर है, बेसिस आंसर है, इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस आंसर की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप का हिस्सा है। अब पहले आप कर लीजिए पहला और दूसरा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा है। चलिए, तो तृतीय क्रियाकलाप में खेती नहीं हो सकती, बुनाई नहीं हो सकती, आखेट नहीं हो सकता, तो ट्रेड इसका पार्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित क्रियाकलाप में द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि सेकंड का क्रियाकलाप नहीं है, तो ये सेकेंडरी है। और ये भी नहीं होने का, अरे क्षमा चाहूंगा, ध्यान दीजिए, मछली पकड़ना नहीं है, वस्त्र निर्माण नहीं है, और टोकरी पकड़ना नहीं है, प्रगलन नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या नहीं है, तो मैंने आपको बताया था मछली पकड़ना प्राइमरी एक्टिविटी का हिस्सा है, तो ये सारे आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है। टोकरी बनाना, वस्त्र निर्माण, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जबकि मछली पकड़ना ये इसका हिस्सा नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, इनको पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।